हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डायनामिक्स पे। मैं हूं नीलांशु कुमार और आज मैं लेकर आया हूं इंडियन इकोनॉमी सेक्शन, जो कि कवर करेगा आईसीएआर के एओ एंड एफएओ एग्ज़ाम को और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को। इस क्लास के सीरीज़ में मैं अप्रॉक्स 15 लेक्चर्स लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि पूरी इकोनॉमी बहुत ही कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है उसको कवर करते हुए कंप्लीट करूँ। और आपको जो ये सीरीज़ होगी वो कुछ मटेरियल्स आपको दिए जाएंगे क्रैश कोर्स बेस्ड, और उसके बाद उसमें रिलेटेड एमसीक्यू जो कि यूपीएससी या यूपीएससी से रिलेटेड अदर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा हमने पोल करवाया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, उस टेलीग्राम चैनल का नाम है ASRB AO, लेट मी चेक इट वंस, yeah, it's ASRB, not in capital, it's ASRB AO discussion, DISCUSSIO। तो ये एक टेलीग्राम का चैनल है, इस पे आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको डिस्कशन करने का पूरा मौका मिलेगा आईसीआर से रिलेटेड और यूपीएससी से रिलेटेड। और रह गई बात पीडीएफ्स की, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ऐसे उस टेलीग्राम चैनल का नाम है डायनामिक्स_edu। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो हम लोगों की क्लास जो होगी वो स्टार्ट होगी मनी से। मनी आप सब लोग जानते हैं इकोनॉमिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मनी ना हो तो फिर इकोनॉमी चलेगा ही नहीं, बिना पैसे की अर्थव्यवस्था फिर नहीं चलती। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मनी के बारे में। और मनी का ना 3 पार्ट होता है। मनी के 3 उपयोग होते हैं। द फंक्शंस ऑफ मनी आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मनी का क्या होगा उसको जानने से पहले सबसे हम लोग देखते हैं कि मनी की शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले हम लोग के टाइम में बार्टर सिस्टम था। अभी भी स्कूल में कॉलेजेस में हम लोग कहते हैं कि आप मुझसे ये सामान ले लो और इसके बदले में मुझे ये सामान दे दो। तो यही होता है बार्टर सिस्टम। लेकिन बार्टर सिस्टम जो था वो बहुत ही जटिल सिस्टम था। जटिल सिस्टम क्या मतलब ये होता है कि बार्टर सिस्टम में ना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत होती है। क्या होती है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत होती है। अब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता क्या है इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपको चावल खरीदना है, राइस खरीदनी है, और एक आदमी है और आपके पास बेचने के लिए गेहूं है। यू वांट टू परचेज राइस एंड यू हैव वीट टू सेल। और एक अनदर पर्सन है जिसे खरीदना है दाल, लेकिन वो चावल बेच सकता है। तो आप उसके पास जाएंगे तो वो अपना चावल तो आपको बेच सकता है, लेकिन क्या उसे आप उसकी दाल की जो क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। एक कोइंसिडेंस भी डबल होना चाहिए, मतलब इसे चावल चाहिए हो और आपको भी दाल चाहिए हो, दोनों अगर संतुष्ट होता है तभी बार्टर सिस्टम वर्क करता है। अब बार्टर सिस्टम इस कारण बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो इसके लिए धीरे धीरे कॉइन्स आए। सबसे पहले कमोडिटीज मनी का हम लोगों ने यूज किया। कमोडिटी मनी क्या हो सकता है? इट्स लाइक कि आप लोग सुने होंगे कोकोआ बीन्स, गोल्ड नगेट्स। तो इसका एक्सचेंज करके लोग सामान खरीदना शुरू किए। फिर उसके बाद आई मेटालिक कॉइन्स, मेटल के बने हुए कॉइन्स आए। फिर पेपर मनी, टोकन मनी आई। पेपर मनी या टोकन मनी क्या होता है कि जो 10 रुपये का नोट या 100 रुपये का नोट आप आज लोग यूज करते हैं वो एक तरह का टोकन मनी है। एक्चुअल में उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ उस पर 10 रुपया लिखा है और भारत सरकार और रिजर्व बैंक उसको इशू करता है। दैट इज वाई इट इज ऑफ यूज इन द मार्केट। तो यही होता है मनी। अब मनी का प्राइमरी फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू। अब मनी क्या करता है कि किसी चीज की वैल्यू को मेजर करता है। अब ये कैसे करता है? जैसे लाइक मान लीजिए कि आपको जस्ट लाइक यूपीएससी की क्लास खरीदनी है, यूपीएससी की सिविल सर्विस की क्लास आपको खरीदनी है, तो आप उसकी वैल्यू मेजर करेंगे मनी में। कोई कोचिंग आपको 20,000 में प्रोवाइड करेगा, कोई 40,000 में प्रोवाइड करेगा, कोई 1,00,000 लेगा। तो ये हो गया मेजर ऑफ वैल्यू, उसकी वैल्यू को मेजर करना। उसके अलावा मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। अब आपको अगर क्लास खरीदनी है यूपीएससी की तो आप पैसे देंगे और उसके बदले में आपको उस क्लास का एक्सेस मिलेगा। तो ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसका स्टोर ऑफ वैल्यू। अब स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे होता है मनी का?
अब स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि लाइक कोई सामान आपके घर में पड़ा है या किसी दुकानदार के यहाँ, तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, उसकी कुछ वैल्यू होगी, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, अलग अलग सामान की, तो वो हो गया उसका स्टोर ऑफ वैल्यू। सामान का स्टोर ऑफ वैल्यू किस में मेजर किए? मनी में किए। अब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में भी काम आता है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा? इसलिए कि मान लीजिए कि कोई, या मैं ही मान लीजिए हूँ जयपुर में काम कर रहा हूँ, अब मुझे पैसे भेजने हैं अपने पेरेंट्स को नैनीताल में, ठीक। अब अगर मुझे इस तरह से पैसे भेजने हैं तो एक तरीका हो सकता है कि मैं बैंक को बोलूं कि आप मेरा ये 10,000 रुपया लो, इसे कुरियर कर दो और वहाँ मुझे उन्हें मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा टफ काम हो गया, तो इस काम को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति के या अपने पेरेंट्स के अकाउंट में 10,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं। अब हम मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किए और मेरे पेरेंट्स का अकाउंट किस में है? एक्सिस बैंक में, ठीक। अब स्टेट बैंक में हम डिपॉजिट किए, अब स्टेट बैंक से इंस्ट्रक्शन जाएगा एक्सिस बैंक को कि आप इस पार्टिकुलर आदमी के अकाउंट में 10,000 रुपया डिपॉजिट कर दीजिए। लेकिन एक्चुअल में क्या स्टेट बैंक 10,000 रुपया एक्सिस बैंक को देगा गाड़ी भर के? नहीं, नहीं देगा। इसके लिए क्या करेगा? हो सकता है कि कोई एक्सिस बैंक का कस्टमर भी स्टेट बैंक में पैसे ट्रांसफर करे। मान लीजिए कि कोई कस्टमर एक्सिस बैंक से SBI के उस ब्रांच में 10,000 रुपया ट्रांसफर करता है और मैंने भी 10,000 रुपया ट्रांसफर किया अपने SBI के ब्रांच से एक्सिस के ब्रांच में, तो इससे क्या होगा? उसका 10,000, इसका 10,000, सेटलमेंट हो जाता है। तो इस तरह से सेटलमेंट होता है और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में मनी काम आता है। इसके अलावा कंटीजेंट काम होता है। कंटीजेंट क्या होता है कि जो क्रेडिट सिस्टम है, उधारी सिस्टम है, वो किस पे काम करता है? वो मनी पे काम करता है। ऑब्वियसली अगर आपको बैंक से उधार लेना है, कर्ज लेना है, तो आप मनी के फॉर्म में लेंगे। बैंक से ये नहीं कहेंगे ना कि मुझे फ्रिज खरीदनी है, आप मुझे फ्रिज दे दो। नहीं, बैंक आपको पैसे देगी, आप उससे फ्रिज कर देंगे। या जैसे मकान हम लोग खरीदते हैं लोन पे, तो बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट करती है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए मकान खरीद के दे देती है। मकान हम अब चुनते हैं, उसकी वैल्यू हम चुनते हैं। और उसके फाइनेंशियल मार्केट जो है, शेयर मार्केट है, वो भी किस पे काम करता है? वो भी मनी पे काम करता है। उसके अलावा क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, अब इसकी बात कर रहा है कि इसका मतलब क्या होता है? क्रिएट करना। अब अगर आज हम टैक्स पे करते हैं तो वो क्या है? नेशनल इनकम का एक पार्ट है जो क्रिएट हो रहा है और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट, वो भी मनी के फॉर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट करती है। हम टैक्स क्या देते हैं? अगर कोई आदमी किसान चावल की खेती करता है तो सरकार को चावल तो नहीं देता है टैक्स में, नहीं, पहले चलता था, अब नहीं चलता है। अब क्या करता है? वो चावल को बेचता है और उसके बाद अगर उसे टैक्स देना हो तो वो देता है। नॉर्मली किसान को इंडिया में टैक्स पे करना नहीं पड़ता है। एक एग्जाम्पल है मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी जियो चलाते हैं, अब सबको पता है। बहुत सारे लोग जियो यूज करते होंगे, बहुत सारे लोग एयरटेल यूज करते हैं, इस पर बहस में नहीं पड़ते हैं। सबसे पहले तो जियो चलाते हैं तो आप लोग जब रिचार्ज कराते होंगे या बिल पे करते होंगे तो आप वहाँ देखते होंगे कि आपको 18% का GST लगता है। अब ये जो GST लगता है, तो क्या आप सरकार के या नरेंद्र मोदी के अकाउंट का 15%, जो आप मान लीजिए कि आप 500 का रिचार्ज कर रहे हैं, इफ यू आर रिचार्जिंग फॉर 500 रुपीज, तो 18×5 = 90 रुपया का आपको GST लग, क्या ये 90 रुपया का आप मोदी जी के अकाउंट रिचार्ज कीजिएगा? नहीं कीजिएगा ना। ये 90 रुपया आप पे कीजिएगा, 590। अब आपने पे 590 किया जियो को। अब ये जो जियो को आपने 590 पे किया ना, उसमें से 90 रुपया जियो काट कर कहां दे देगा? GST के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाता में जमा कर देगा। अब यही जो 90 रुपया है, ये घूमकर फिर गरीब लोगों के पास जो सब्सिडी के रूप में या अलग अदर बेनिफिट्स के रूप में आता है, ये फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होके आता है। तो इसका काम, मनी का काम भी ये। अब इसको आगे बढ़ते हैं। मनी के दो फॉर्म होते हैं, आप लोग को पता होगा। कॉइन्स के फॉर्म में मनी होती है और टोकन मनी, जिसको हम लोग नोट कहते हैं, जैसे 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट। इस तरह से मनी का ट्रांसफर होता है। अब देखिए कॉइन में और टोकन मनी में डिफरेंस क्या है। कॉइन का क्या होता है कि वो मेटल या नॉन मेटल किसी भी चीज का बनाया जा सकता है, लेकिन टोकन मनी नॉर्मली पेपर मनी होते हैं। टोकन मनी कॉइन मनी हो सकता है, टोकन मनी कॉइन मनी हो सकता है। कॉइन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉइन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फुल बॉडीड कॉइन, फुल बॉडीड कॉइन। अब ये फुल बॉडीड कॉइन क्या होता है? फुल बॉडीड कॉइन का मतलब कि मान लीजिए भारत सरकार ने 100 रुपये का सिक्का इशू किया। अब ये 100 रुपये का सिक्का ना चांदी का सिक्का है, सिल्वर कॉइन है, और इसकी एक्चुअल वैल्यू भी 100 रुपये। मतलब उस चांदी को अगर हम बेचते हैं तो उसे भी बेचने पर हमें 100 रुपये ही अगर प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं फुल बॉडीड कॉइन। और टोकन कॉइन क्या होता है?
अब आप 5 या 10 रुपए का सिक्का यूज करते होंगे मार्केट में, तो क्या ये 10 रुपए का सिक्का गलाकर आप बेचें तो क्या आपको 10 रुपया मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं टोकन कॉइन, मतलब उस पर जो टोकन मनी लिखी हुई है 10 रुपया, उसी की वैल्यू है, उसके अलावा उस कॉइन की अपनी कोई खास वैल्यू नहीं है। तो यहां पर बात आती है इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, आंतरिक मूल्य, उसके फेस वैल्यू से ज्यादा है। अब ये हो सकता है फ्यूचर में महंगाई बढ़ेगी तो चांदी महंगा होगा, तो हो सकता है 110 रुपया में बिके। तो क्या इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब इस कॉइन की जो अपनी वैल्यू है, वो उसकी लिखी गई वैल्यू से क्या हो गई? ज्यादा हो गई। लेकिन यहां पर क्या ऐसा हो सकता है कि 10 रुपये का सिक्का कभी 100 रुपया में बिके? बहुत कम चांस है। तो इन दैट केस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही कम होती है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि लोग कॉइन का दुरुपयोग ना करें। ओके, और भारत सरकार के पास इतने सोने और चांदी के सिक्के भी नहीं होते हैं कि वो फुल बॉडीड कॉइन बनाए। अब बात आती है फिएट मनी और लीगल टेंडर की। फिएट मनी एंड लीगल टेंडर। फिएट मनी क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी वैसी मनी जो कि या तो कॉइन के रूप में हो, करेंसी नोट के रूप में हो, या वर्चुअल मनी के। वर्चुअल मनी आप लोग अभी सुनते होंगे बिटकॉइन के बारे में, तो वो हो गया वर्चुअल मनी। अगर कोई मनी कॉइन के रूप में हो, करेंसी नोट के रूप में हो, या वर्चुअल मनी के रूप में हो, उसे हम फिएट मनी कहते हैं। दूसरा, ये किंग, क्वीन या गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किया जाने वाला होना चाहिए, उसे हम फिएट मनी कहेंगे। कुछ कमोमरेटिव कॉइन्स होते हैं, आप लोग सुने होंगे रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने 125 रुपए का कॉइन इश्यू किया। ठीक, अब ये 125 रुपए का क्या कॉइन क्या कभी आप मार्केट में देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो ये क्या कमोमरेटिव, किसी की याद में जो कॉइन इशू किया जाता है उसे कमोमरेटिव कॉइन। अब क्या वो कॉइन है? हाँ है। क्या उसे भारत सरकार ने इशू किया? हाँ है। लेकिन क्या उससे आप कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहीं पर डिफरेंस आ जाता है फिएट मनी और लीगल टेंडर में। फिएट मनी वो मनी हो गया जो या तो कॉइन हो, करेंसी नोट हो, वर्चुअल मनी हो, जिसे सरकार या राजा इश्यू करे। लेकिन अगर वो मनी, कौन मनी? फिएट मनी, सरकार बोलती है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड होगा, जैसे आप टॉफी खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, बुक खरीदते हैं, उसके लिए अगर वैलिड होगा, मतलब आप दुकानदार को देंगे या दुकानदार के लिए मजबूरी है कि वो सिक्का या वो नोट वो ले, तो दैट इज कॉल्ड लीगल टेंडर। अब आपको याद होगा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया था, उसमें कहा था कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। उन्हें ये नहीं बोला था कि नोट बेकार हो गए या कुछ, क्या बोला था? लीगल टेंडर, मतलब वो करेंसी नोट तो होंगे, वो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, मतलब फिएट मनी रहेंगे, लेकिन लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मतलब ये कि वो है तो सही में सरकार के द्वारा इशू किया गया एक करेंसी नोट, लेकिन वो किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड नहीं होगा या गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड नहीं होगा। इसे ही हम कहते हैं लीगल टेंडर। आई बात समझ में? अब इसके बाद आता है मनी ऐप। ये मनी ऐप क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका फुल फॉर्म है मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर। अब देखिए ये क्यों इशू किया गया। अब देखिए इंडिया में ना लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अंधे हैं, जिनका आंख से प्रॉब्लम है। अब वो नोट को छूकर पहचान सकते हैं, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2020 में एक ऐप लॉन्च किया, मनी ऐप, मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर। अब इस ऐप का फायदा यह है कि इस ऐप के कैमरा को आप ऑन कीजिए, ऐप को ऑन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक कैमरा ऑन होगा, और उस मनी को आप फोटो खींचिए या मनी को और कैमरा को लाएं, तो आपका फोन आपको वॉइस के थ्रू बता देगा कि ये 10 रुपये का नोट है या 20 रुपये का नोट। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, ये फेक करेंसी को डिटेक्ट नहीं करता है। ये फेक करेंसी को डिटेक्ट नहीं करता। और इसे किस कंपनी ने इशू किया था? डैफोडिल सॉफ्टवेयर कंपनी ने रिजर्व बैंक के लिए इसे बनाया था। ओके, तो किसके लिए है? जो अंधा है वो सुन के पता कर सकता है, और जो डीफ है, जो ब्लाइंड है वो सुन के पता कर सकते हैं, और जो डीफ है वो देख के बता सकते हैं कि ये उनका नोट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उसके आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। कहना विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर। अभी हमने लीगल टेंडर के बारे में पढ़ा, ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2018 में पूछा गया था, उसको हम देखते हैं। द मनी विच टेंडर इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफरे द फी ऑफ लीगल केस। मतलब कोर्ट में लीगल फी पे करने के लिए क्या मनी का यूज होता है, वही लीगल टेंडर होगा? नहीं, वो लीगल टेंडर होगा, लेकिन वही लीगल टेंडर होगा, ये सही बात नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट कहता बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल और एक्सचेंज। अब हमने पढ़ा था फिएट मनी के बारे में, तो फिएट मनी में चेक, ड्राफ्ट, बिल नहीं आता है, कॉइन आता है, करेंसी नोट आता है, या वर्चुअल मनी आता है जो रिजर्व बैंक या
गवर्नमेंट या राजा या रानी इशू करते हैं, ये भी नहीं होगा। मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन इन कंट्री, हो सकता है ना मेटालिक मनी देश में सर्कुलेशन में हो लेकिन वो लीगल टेंडर ना हो, मतलब भारत सरकार के हिसाब से वो लीगली एक्सेप्टेबल ना हो लेकिन लोग यूज करते हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इन दैट केस इसका सही आंसर होगा द मनी विच इज क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन। मैंने बताया था क्रेडिटर के लिए कंपल्सन है ये मनी को एक्सेप्ट करना किसी तरह के सेटलमेंट के लिए, तो दैट इज इसका सही आंसर हो गया आंसर बी। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग करेंसी नोट इज नॉट हैविंग एनी मॉन्यूमेंट्स प्रिंटेड। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे करेंसी नोट रिसेंटली भारत सरकार ने नए इशू किए, अगर आप उसमें जाएंगे ना 10 रुपए का जो नोट है तो 10 रुपए के नोट में सन टेम्पल कोणार्क बना हुआ है जो उड़ीसा का है। दूसरा 20 रुपए का नोट पे एलोरा केव है, एलोरा केव कहाँ है पता कीजिए। 50 रुपए का नोट पे हम्पी चैरियट कर्नाटक का, विट्ठल टेम्पल का। 100 रुपए के नोट पे रानी का वाव जो कि सरस्वती रिवर पे बना हुआ है और ये एक वर्ल्ड यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद बात आती है 200 रुपए का नोट। 200 रुपए के नोट पे बना है सांची स्तूप जो कि एमपी में है। सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद बात आती है 500 रुपए। 500 रुपए का नोट आपने देखा होगा, उस पर रेड फोर्ट है, उस पे क्या है? रेड फोर्ट है। जब आप 2000 रुपए के नोट को देखेंगे तो उस पर आप देखेंगे कि बना हुआ है MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन से रिलेटेड फोटो, उसी सैटेलाइट की फोटो है जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था। तो इसके बारे में इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 का नोट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी नोट इज नॉट हैविंग एनी मॉन्यूमेंट प्रिंटेड, तो 2000। तो याद रखने वाली बात यह है कि 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट, 200 रुपए के नोट, 500 रुपए के नोट और 2000 रुपए के नोट पे क्या बना है अभी मैंने बताया, फिर से बता देता हूँ। 10 रुपए के नोट पे सन टेम्पल है, 20 रुपए के नोट पे एलोरा केव है, 50 रुपए के नोट पे हम्पी चैरियट, 100 रुपए के नोट के रानी का वाव, 200 रुपए के नोट पे सांची स्तूप, 500 पे रेड फोर्ट और 2000 पे मंगल मिशन या मंगलयान का। अब आगे बढ़ते हैं डिमोनेटाइजेशन। और एक नोट आपने देखा होगा ना, उस पर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सर्टेन सम। मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूं और उसके नीचे गवर्नर का साइन होता है, आपने देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। अब इसका मतलब क्या होता है? पहले इसका मतलब यह होता था कि अगर आप वो 1000 रुपया या 2000 रुपये का नोट, अभी 2000 नोट चल रहा है उसी को लेते हैं, अगर 2000 रुपये का नोट आप लेके रिजर्व बैंक जाते तो रिजर्व बैंक आपको उतनी ही वैल्यू का गोल्ड देती। लेकिन चूंकि मार्केट में अब कई लाख करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में और सबके लिए गोल्ड बैग में रखना मुश्किल है, तो अब अगर आप रिजर्व बैंक के पास ये 2000 रुपये का नोट लेके जाएंगे और कहेंगे कि भाई आपने बोला था आई प्रॉमिस टू पे द बियरर 2000 रुपीज, तो क्या करेगी आरबीआई? तो आरबीआई ये करेगी कि ठीक है लो 500 के 4 नोट ले लो, खुश नहीं खुश हैं तो 100 के 20 नोट ले लो, इससे भी खुश नहीं है तो 50 के 40 नोट ले लो। तो ये हो गया इसका मतलब ये कि कन्वर्जन ऑफ अदर बैंक नोट, कन्वर्जन ऑफ अदर बैंक नोट एंड टोकन कॉइन्स उसी इक्वल फेस वैल्यू का, इसका फेस वैल्यू भी 2000 था और 500 के 4 नोट का फेस वैल्यू भी 2000 है और 100 के 20 नोट का फेस वैल्यू भी 2000 होगा। अब बात आती है डिमोनेटाइजेशन क्या होता है। क्यों इसे हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हुआ हमारे देश में रिसेंटली। अब ये डिमोनेटाइजेशन पहले 1946 में हुआ था, 1946 में, फिर 1978 में और फिर हुआ 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को। अब 8 नवंबर 2016 को हुआ ये कि 500 और 1000 रुपये का जो महात्मा गांधी सीरीज का नोट है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिमोनेटाइज कर दिया। डिमोनेटाइज कर दिया का मतलब मैंने बताया लीगल टेंडर नहीं रहा, मतलब वो फिएट मनी है अभी भी, वो अभी भी फिएट मनी है, लेकिन वो किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए लीगल टेंडर नहीं है। फिएट मनी क्या होता है मैंने बताया, फिर से बता देते हैं। जो भी नोट या तो क्वाइन या करेंसी नोट में हो और गवर्नमेंट इशू करे उसे हम फिएट मनी कहते हैं। और क्या होना चाहिए? वो लीगल टेंडर भी होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने डिमोनेटाइजेशन जब किया तो 500 और 1000 को लीगल टेंडर नहीं किया और एक नया नोट इशू किया 2000 का, जो कि लीगल टेंडर भी था और फिएट मनी भी था, लेकिन पहले से वो मार्केट में नहीं था। क्लियर? चलिए, अगर कोई भी डाउट हो तो आप डिस्कशन चैनल जो है टेलीग्राम का, वहां आप पूछ सकते हैं, मैं जो कोशिश करूंगा जल्द से जल्द बताने की। अब देखिए, भारत सरकार हमेशा से चाहती है कि डिजिटल पेमेंट बढ़े,
डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा तो सरकार को पता होगा कि कौन पैसा कहां से आया और कहां को गया, और देश में मनी पर कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का। तो इसके लिए बहुत सारे सिस्टम्स चल रहे हैं देश में, जिसमें सबसे पहले आरटीजीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है रियल टाइम में, मतलब जब आपने पेमेंट किया उसी समय सेटलमेंट हो गया। अब कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? क्या हम 10 रुपए का ट्रांजैक्शन आरटीजीएस से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट है 2 लाख और मैक्सिमम है 2000 करोड़। अब इससे आपको पता चल रहा होगा ये किसके लिए है। ये है बिजनेसमैन के लिए, बड़े बिजनेसमैन, मुकेश अंबानी, टाटा, या आप लोग भी अगर बिजनेसमैन बनते हैं तो उनके लिए। इसमें मैंने पहले बताया कि रियल टाइम में ग्रॉस सेटलमेंट होता है, मतलब इंस्टेंट सेटलमेंट होगा। और ये कौन प्रोवाइड करता है? क्या आपको एयरटेल वाले प्रोवाइड करेंगे? क्या आपको मोबीक्विक वाले? नहीं, वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ बैंक प्रोवाइड करती है। ओके, इसकी ये फैसिलिटी सिर्फ रिजर्व बैंक ने बैंकों को प्रोवाइड करने की इजाजत दी है। उसके बाद बात आती है एनईएफटी। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब देखिए, रह गई बात नोट्स की, तो इतना डिटेल नोट्स मैंने यहाँ बनाया नहीं और डिटेल नोट्स प्रोवाइड करने में समय लगेगा, तो मैं आपको चाहूंगा कि आप साथ में रनिंग नोट्स बनाते जाएं, और जो ये पीपीटी है इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब इसमें 30 मिनट में इंटरवल होता है, मतलब अगर आप 8 बजे कोई पेमेंट करते हैं तो आपका सेटलमेंट 8:30 में होगा। 8 से 8:30 के बीच का सारा सेटलमेंट 8:30 को हो गया। 30 मिनट्स के इंटरवल पे होता है। कब होता है? 24/7 होता है। 24/7 का मतलब दिन रात कभी भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पहले इसमें चार्जेस लगते थे, लेकिन रिसेंटली रिजर्व बैंक ने सारे चार्जेस 2019 में वेव्ड कर दी। अब बात आती है आईएमपीएस में, कब तक कितना तक? 1 रुपया से लेकर 10 लाख तक का ट्रांजेक्शन हो सकता है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस का मतलब तुरंत पेमेंट होगा, ऑब्वियसली इंस्टेंट सेटलमेंट होगी। इसमें 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का सेटलमेंट किया जा सकता है। अब ये बैंक भी कर सकती है और मोबाइल वॉलेट कंपनी भी आईएमपीएस का यूज कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये एनपीसीआई के द्वारा प्रोवाइड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एनपीसीआई के बारे में। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी मतलब ये अपना सारा प्रॉफिट जो है वो फिर से इन्वेस्ट कर देगी। प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी नहीं बनाई गई। इसे इनिशियली 100 करोड़ के कैपिटल से स्टार्ट किया गया था। आय की बहुत बड़ी संस्था बन गई है। अब इसने बहुत सारे काम किए। कैसे बहुत सारे काम किए? इसने यूपीआई लाया। अब यूपीआई आया तो आप सबको पता है कि पेमेंट कितना आसान हो गया। आप मार्केट जाते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, पेमेंट हो गया, या सामने वाले का मोबाइल नंबर लेते हैं, पेमेंट हो जाता है। तो यूपीआई का काम यही है, स्कैन एंड पे। अब कैसे पेमेंट कर सकते हैं? अगर आपके पास करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट है तो आप आसानी से यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। अब आता है बात भीम की। भीम की फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब भीम का क्या काम है? सबसे पहले ये देखते हैं। भीम का काम है कि आपके पास अगर मोबाइल फोन है तो आप या तो ऐप डाउनलोड कीजिए भीम ऐप, या *99# आप डायल करके भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसमें क्या ट्रांजैक्शन किस तरह से होता है? तो ये बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है, या मोबाइल नंबर टू मोबाइल नंबर ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब आपके बैंक खाते से दूसरे के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर, मतलब आपको किसी तरह के वॉलेट में पैसे स्टोर करने की जरूरत, मतलब यहां से पैसा लिया, फिर वॉलेट में स्टोर किया, फिर अगले के ट्रांसफर किया। तो ये प्रॉब्लम को खत्म करके यूपीआई ने एक रिवॉल्यूशन ला दिया। और देखा जाए तो इंडिया इस यूपीआई और भीम के आने से दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनसे भी कई साल आगे, अगर मैं कहूं तो 10 साल आगे निकल गया है। अब बात आती है भीम की। भीम की बात हमने कर ली। अब भीम में कितने फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है? सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, 3 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। इसीलिए भीम बहुत ही सिक्योर माना जाता है। अब बात आती है भारत क्यूआर कोड। अब देखिए होता क्या था कि आप जाते थे मार्केट, आपको एयरटेल का क्यूआर कोड है, मोबीक्विक का क्यूआर कोड है, फोन पे का क्यूआर कोड है। अब वो क्यूआर कोड सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी के ऐप से ही स्कैन होता था। अब मतलब सारा क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए आपको सारी कंपनियों में अकाउंट होना जरूरी होता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया गया भारत क्यूआर कोड। भारत क्यूआर कोड क्या है? एक क्यूआर कोड
आप किसी भी कंपनी के क्यूआर से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट भारत क्यूआर। अब इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। आता है रुपे। अब रुपे क्या है? रुपे एक कार्ड सिस्टम है, जैसे कि आप जानते हैं वीजा है, मास्टर कार्ड है, उसी तरह रुपे एक कार्ड सिस्टम है जो कि किसने डेवलप किया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत का अपना कार्ड सिस्टम है। इसके आने के बाद इंडिया दुनिया का 7वां ऐसा देश बन गया जिसके पास अपना पेमेंट सिस्टम होता है। ओके, अब आप सबको पता है कि जनधन अकाउंट में लोगों को रुपे कार्ड ही इशू किया जाता। इसके अलावा एनपीसीआई ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मैकेनिज्म बनाया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, NETC। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा आता है फास्टैग। आप सब लोग जानते हैं कि टोल बूथ पे टोल लेना कैश में लगभग खत्म कर दिया गया। अब इस खत्म कर दिया गया तो टैक्स कलेक्ट कैसे होता है? एक RFID होता है। एक RFID आपके कार्ड पे इस तरह से चिपका होगा और आपका वो RFID आपके वॉलेट से कनेक्टेड होगा या आपके अकाउंट से कनेक्टेड होगा। जैसे ही आप टोल क्रॉस करते हैं आपके अकाउंट से वो पार्टिकुलर अमाउंट ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा कि एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी और दूसरा टोल पे जो भीड़ लगती, जाम लगती थी, उससे छुटकारा मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि एनपीसीआई ने क्या क्या किया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था, इसको हम लोग देखते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कंट्री। क्या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हेल्प किया फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने में? बिल्कुल किया। और एनपीसीआई ने रुपे लॉन्च किया? बिल्कुल एनपीसीआई ने ही रुपे लॉन्च किया। तो इसका सही जवाब होगा बोथ 1 एंड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पढ़ने के बाद चीजें आसान हो जाती हैं। अब बात आती है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी आप पेमेंट कीजिए, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी आप किसी को ट्रांसफर कीजिए। लेकिन डेबिट कार्ड का मतलब होता है डेबिट होगा, कटेगा, आपके अकाउंट में होगा तो ही कटेगा, नहीं होगा तो नहीं कटेगा। यही है बेसिक डिफरेंस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। अब डेबिट कार्ड का में भी आपको ईएमआई की फैसिलिटी मिलती है अब, और क्रेडिट कार्ड में भी आपको ईएमआई। ईएमआई क्या होता है? ईएमआई होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट जो आप पे करते हैं। जैसे कोई भी जमीन मकान बनाता है या कार खरीदता है तो वो भी ईएमआई पे करता है। तो ये सारी चीजें ईएमआई की कहानी। इससे ज्यादा जानने की जरूरत इसमें हमें नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि एक ईवीएम कार्ड होता है। आप सब लोग को पता है कि आप सबका एटीएम कार्ड अगर आपके पास यूज करते होंगे तो सबका एटीएम कार्ड चेंज हुआ, चीप बेस्ड एटीएम कार्ड आया होगा। चीप नॉट चीप, सस्ता वाला नहीं, चीप, जैसे मेमोरी चीप होता है उस तरह का। तो चीप बेस्ड एटीएम कार्ड को हम कहते हैं ईएमवी। क्या कहते हैं? ईएमवी, नॉट ईवीएम, इट्स ईएमवी। ईएमवी का फुल फॉर्म होता है यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा। यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है ये चीप वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कि पॉइंट ऑफ सेल में 2 तरह का कार्ड होता है, एक कॉन्टैक्ट कार्ड, एक कॉन्टैक्टलेस कार्ड। अब 5,000 रुपये तक का आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी कर सकते हैं अगर आपके पास कॉन्टैक्टलेस कार्ड है। और कॉन्टैक्ट कार्ड है तो कार्ड को जब तक इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक पेमेंट नहीं होगा, उसके बाद आपको पिन देना पड़ेगा। तो ये सिक्योर सिस्टम है और इसको क्लोन करना आसान नहीं है, इसीलिए नए कार्ड सिस्टम को लाया गया। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्टैग की बात हमने कर ली। फास्टैग क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, RFID पे, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे। इसके लिए जो पेमेंट सिस्टम है वो एनपीसीआई ने डेवलप किया, जिसका नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ एटीएम। अब सब लोग एटीएम से पैसे निकालते होंगे, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ एटीएम होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है बैंक लेवल एटीएम। बैंक लेवल एटीएम क्या होता है? जिसको बैंक मेंटेन करती है, मतलब स्टेट बैंक का अपना एटीएम, HDFC बैंक का अपना एटीएम, आपने देखा होगा। तो ये हो गया बैंक लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है? बैंक ओन करती है, मतलब होगा SBI का ही एटीएम, लेकिन इसको ऑपरेट कोई और करेगा, थर्ड पार्टी से ये ऑपरेट होता है, इसको कहते हैं ब्राउन लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल एटीएम क्या होता है? जो बैंक का नहीं है। आप लोग को बहुत बार वैसे एटीएम मिलते होंगे जिस पर किसी बैंक का नाम किसी और ही नाम लिखा होता है और उसको मेंटेन भी कोई और करता है, उसे कहते हैं व्हाइट लेवल एटीएम। माइक्रो एटीएम क्या होता है? आप लोग सुनते होंगे बैंक मित्र के बारे में। इसके बारे में, बैंक मित्र के बारे में। बैंक मित्र क्या करते हैं? गांव जाते हैं, वहां एक मशीन लेकर जाते हैं, इसको POS मशीन कहते हैं। ये मशीन लेकर गए, अब आपको किसी को निकालना है 2,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट, लेकिन बैंक नहीं जाएगा,
क्योंकि बैंक दूर है, हर जगह बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल इंडिया में अभी भी नहीं है। तो वो इनको बोलेगा कि भाई हमें 2000 रुपये निकाल दो, वो अपने आधार कार्ड बैंक अकाउंट नंबर देंगे और ये अंगूठे का साइन देंगे, या डेबिट कार्ड होगा डेबिट कार्ड देंगे, और इस मशीन के थ्रू, मशीन से पैसे नहीं, पैसे तो वो आदमी देगा, लेकिन मशीन के थ्रू उनके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, कट जाएगा और उसको वो पेमेंट कर देगा। तो इसे हम कहते हैं माइक्रो एटीएम टम। चलिए अब आप बिटकॉइंस की बात आप लोगों ने सुनी होगी, डिसेंट्रलाइज वर्चुअल। अब डिसेंट्रलाइज क्या होता है, मतलब कोई रिजर्व बैंक उसको सेंट्रलाइज्ड मेंटेन करने वाला नहीं है, उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज। वर्चुअल करेंसी है, वर्चुअल है मतलब आपके हाथ में कोई नोट होगा नहीं, इसे हम वर्चुअल करेंसी कहते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, उसको हम देखते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बिटकॉइन। क्या ये डिसेंट्रलाइज वर्चुअल करेंसी है? बिल्कुल है। इट जनरेट थ्रू कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली जनरेट थ्रू कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। क्या इसे आरबीआई ने लीगल टेंडर घोषित किया है? नहीं, आरबीआई ने इसे लीगल टेंडर घोषित नहीं किया है, तो इसका सही जवाब होगा 1 और 2। अब होता क्या है बिटकॉइन? बिटकॉइन मैंने बताया कि ये एक टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी है? ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है बिटकॉइन सिस्टम। बिटकॉइन सिस्टम में होता यह है कि इसकी माइनिंग होती है, इसकी माइनिंग होती है और उससे ही कॉइन्स जनरेट होते हैं, और जो माइनिंग करता है उसे वो कॉइन मिलते हैं, फिर वो कॉइन वो किसी को सेल करता है। तो जैसे जैसे माइनिंग बढ़ती जाती है ना, तो ब्लॉकचेन में जो कॉइन्स हैं बिटकॉइंस वो घटते जाते हैं, जिसके कारण ये महंगा होता जाता है। इसका वो अलग कहानी। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है सबसे पहली बात, लेकिन कहीं कहीं कुछ देशों ने इसे लीगल भी किया है, तो ये सेंट्रलाइज भी हो जाएगा, सॉरी लीगलाइज्ड भी हो गया। उसके अलावा ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से ही जनरेट होता है, और कोई देश अगर उसे लीगल टेंडर घोषित कर दे तो वो लीगल टेंडर हो सकता है। फ्यूचर में भारत सरकार भी अपना वर्चुअल कॉइन लाए तो हो सकता है कि वो लीगल टेंडर हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई सवाल हो इकोनॉमी से रिलेटेड तो आप जरूर पूछें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक। धन्यवाद।